चलो, सो ये क्वेश्चन फ्रिक्शन का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1C में आएगा फॉर 4 मार्क्स। 90% चांसेस है कि एक थियरी क्वेश्चन आपको आए, 10% चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम आ सकता है सिंपल ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 8 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा जो कि हमारा फ्रिक्शन पर बेस्ड होगा। तो चलो सबसे पहले अपन इसका थियरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो फ्रिक्शन कब, कहां, कैसे? तो दोस्तों दुनिया में जितने सरफेस हैं वो रफ है, हमें वो स्मूथ दिखते हैं लेकिन वो होते नहीं है। तो जब आप किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रखते हैं, इस वक्त जो बॉडी सरफेस पर रखी हुई है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। जैसे ही आपने फोर्स P अप्लाई कर दिया, इस बॉडी को इस सरफेस की वजह से फ्रिक्शन मिलने स्टार्ट हो गया, ठीक है। वो जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंडेंट होता है एक टर्म पर जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल से जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू देता है। मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स जो है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू एस इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर ये जो बॉडी है जिसका वेट W है वो एक सरफेस पर रेस्ट कर रहा है तो वो सरफेस उसको नॉर्मल रिएक्शन N देगा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको सरफेस रफ है ऐसा बोला गया होगा या आपको ये वाला डेटा दिया गया होगा। जैसे ही आपको ये डेटा दे दिया है आपको समझ जाना है कि ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ही आपको क्वेश्चन में म्यू एस दिया है, आपको बोला है कि म्यू एस इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग, तो आप समझ जाना ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में वेट का अपोजिट रिएक्शन मिला है, नॉर्मल रिएक्शन, और इस फोर्स P का अपोजिट आपको एक फोर्स मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स, और वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा उसका वैल्यू होगा म्यू एस इंटू एन। ये किधर से आया, ये इधर से आया, ठीक है। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो म्यू एस इंटू एन होता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं एग्जाम के लिए वो है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो अपन एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। पहला लॉ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन या इंपेंडिंग फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। सो इसका डायरेक्शन है अपोजिट, ठीक है। ये ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट है। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंपेंडिंग फोर्स और मोशन, एंड इट इज ऑलवेज, ये जो मैंने डायरेक्शन शो किया है वो कैसा है, सरफेस को टेंजेंशियल है। इट ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज proportional to normal reaction. Frictional force is proportional to the normal reaction and the value of frictional force depend on coefficient of friction, ठीक है। स्टैटिक रीजन में म्यू एस है और काइनेटिक रीजन में म्यू के। इज दैट वेरी क्लियर? अब अपना ये एक पहला क्वेश्चन है, ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन अपन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है, पूछता है व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और साथ साथ में उसी क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, आपको नई केटी लगी है, आप लोगों ने एक सरफेस को इंक्लाइन किया होगा, जैसे ही इंक्लाइन किया होगा बॉक्स स्लाइड हो गया होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जहां पर बॉक्स स्लाइड होने स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। अगर बॉक्स को अपन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे तो वो स्लाइड नहीं होगा, जैसे आप उसको इंक्लाइन करोगे तो तुरंत वो स्लाइड नहीं होगा, धीरे धीरे आप इंक्लिनेशन बढ़ाओगे और वो स्लाइड हो जाएगा। तो जो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जहां पर बॉक्स स्लाइड होने लगता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये जो बॉक्स स्लाइड होने लग गया वो क्यों स्लाइड हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बॉक्स। वेट तो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो मोशन कौन कॉज कर रहा है, वेट का ये वाला कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू द सरफेस है,
ठीक है। वेट के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक पैरेलल टू द सरफेस। वेट के दो कंपोनेंट बनेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पैरेलल टू द सरफेस। चलो अपन जो एंगल ऑफ रिपोज है उसको एंगल अल्फा बोलते हैं, अपन एंगल ऑफ रिपोज को एंगल अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो बॉक्स है इस सरफेस पर रखा हुआ है, तो सरफेस उस बॉक्स को क्या देगा, सरफेस उस बॉक्स को नॉर्मल रिएक्शन एन देगा। इज दैट वेरी क्लियर? नॉर्मल मतलब कैसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा ग्राउंड है मैं ग्राउंड को एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं अपने नॉर्मल रिएक्शन को एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, अल्फा डिग्री, तो ये कितना एंगल बच गया सर, ये बच गया 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये जो एंगल बच गया, ये एंगल कितना है सर, ये एंगल है अल्फा। इज दैट वेरी क्लियर? तो हमारा जो वेट कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से एंगल अल्फा पर होगा, ठीक है। हमारा जो कंपोनेंट, वेट कंपोनेंट, जो हमारा वेट है बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी विल बी ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। तो वेट इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये पैरेलल कंपोनेंट है। किसको पैरेलल है, सरफेस को। ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वर्टिकल से हमारा परपेंडिकुलर एंगल अल्फा पे है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। अब अपना जो बॉक्स है जो स्लाइड हो रहा था, वो किसकी वजह से स्लाइड हो रहा था, डब्ल्यू के कंपोनेंट्स की वजह से। डब्ल्यू के दो कंपोनेंट है, एक पैरेलल टू द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है उसका एंगल वेट से एंगल अल्फा आया है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसका, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट विल बी इट्स डब्ल्यू कॉस अल्फा। जो दूसरा कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो डब्ल्यू साइन अल्फा, क्योंकि ये वाला एंगल अपने को अल्फा मिला है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। तो हमारा जो बॉक्स था ऑटोमेटिकली अपने वेट की वजह से स्लाइड होने लग गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसपे बॉडी स्टार्ट स्लाइड करती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। दोस्तों एक बॉडी है जिसके ऊपर मैं फोर्स पी अप्लाई करता हूं, ठीक है। बॉडी का खुद का सेल्फ वेट डब्ल्यू होता है, ठीक है। बॉडी एक रफ सरफेस पर है, बॉडी एक रफ सरफेस पर है, तो बॉडी को सरफेस क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन देगा। और ये जो इंपेंडिंग फोर्स पी है उसके अपोजिट अपने को क्या मिलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, म्यू एस इंटू एन। इज दैट वेरी क्लियर? अब जो हमारा म्यू एस एन और एन है, ये दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं। ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन है, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट है किसका है, एन और म्यू एस एन का, तो इसका वैल्यू है म्यू एस एन का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। तो ये जो रिजल्टेंट है उसका नॉर्मल से जब एंगल लेते हैं, ये जो एंगल बनता है इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है दोस्तों, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। इज दैट वेरी क्लियर? अभी अपन ने इस क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इस क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। हमको एग्जाम में पूछता है व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। तो मैंने आपको बता दिया एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का नॉर्मल से जो एंगल है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। एंगल ऑफ रिपोज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिसपे बॉडी स्लाइड डाउन करती है, वो एंगल ऑफ रिपोज है। वो हमको ये भी पूछते हैं कि इनके बीच का एंगल क्या है, तो इसका आंसर सिंपल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही एंगल ऑफ रिपोज है, उसकी वैल्यू सेम आती है। तो अपने को प्रूव करने के लिए भी बोल देता है। तो अपने को सिंपल क्या करना है, अपने को सिंपल क्या करना है, अपने को सिर्फ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अपन इक्विलिब्रियम के कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो डाउनवर्ड क्या है, डब्ल्यू, अपवर्ड क्या है, वेट। सो प्लस एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी माइनस म्यू एस एन इज इक्वल्स टू 0। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये अपन ने क्या किया,
सर अपन ने ये अपना कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर अप्लाई कर दिया, अब अपन एंगल ऑफ रिपोज के कंडीशन में भी जाएंगे, ठीक है। अब अपन एंगल ऑफ रिपोज के कंडीशन में भी जाएंगे, तो एंगल ऑफ रिपोज में भी अपने पास ये फ्री बॉडी डायग्राम रेडी है, अपने पास एंगल ऑफ रिपोज में फ्री बॉडी डायग्राम रेडी है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, तो अपन जो कर रहे हैं वो अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ये सब कुछ कर रहा हूं और आप लोगों को बता दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया, मेरे को क्या पूछा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब मैं अगर नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और रिजल्टेंट को ध्यान से देखूं और मैं आपको पूछूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करिए, इस ट्राइंगल के अंदर आपका फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस एन है, आपका नॉर्मल रिएक्शन एन है और आपका रिजल्टेंट है आर, ठीक है। रिजल्टेंट का एन से एंगल कितना है? फाइव। इज दैट वेरी क्लियर? रिजल्टेंट का एन से एंगल कितना है? 5। तो मैं tan ऑफ फाइव लूंगा तो क्या आएगा? मैं tan ऑफ फाइव लूंगा तो क्या आएगा? tan ऑफ फाइव। तो फाइव के सामने क्या है? म्यू एस इंटू एन, ठीक है। अपोजिट म्यू एस इंटू एन है, एडजेसेंट क्या है? एन। तो tan ऑफ फाइव इज इक्वल टू म्यू एस एन इंटू एन, देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एफ एस। ये आ गया अपने को फाइव की वैल्यू, ठीक है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अपन ने अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, फिर बाद में अपन ने क्या किया? सिंपली ये ट्राइंगल बनाया, रिजल्टेंट का नॉर्मल से जो एंगल है, रिजल्टेंट का जो नॉर्मल से एंगल है वो फाइव है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब अपन यहाँ पर आएंगे, जब अपन यहाँ पर जाएंगे तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अपन एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ रहे हैं। एंगल ऑफ रिपोज में भी आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इस केस में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का कोई हेल्प अपन ने नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर अपने को बहुत हेल्प मिलेगा। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर अपने को बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस थे? सर W साइन अल्फा, W कॉस अल्फा हमारे वेट के कंपोनेंट है। W साइन अल्फा के कारण हमारा बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है ऊपर की तरफ, उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस इंटू एन। इज दैट वेरी क्लियर? उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू एस इंटू एन। तो अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बेटा जब आप फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको एक्स और वाई का डायरेक्शन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेना है। तो मैं सरफेस के पैरेलल एक्स का डायरेक्शन लिया और सरफेस के परपेंडिकुलर वाई का डायरेक्शन लिया, तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 में लिखूंगा, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिखूंगा, तो एक्स के पैरेलल ये अपना रेड कलर है म्यू एस इंटू एन, तो प्लस म्यू एस इंटू एन, पॉजिटिव एक्स की तरफ है माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे को डब्ल्यू साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई म्यू एस इंटू एन। इज दैट वेरी क्लियर? अब मैं दूसरा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करूंगा, कौन सा? समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर की तरफ y, तो प्लस एन और नीचे की तरफ है माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस अल्फा, ठीक है। अब आपका ये कंडीशन वन, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं, तो इक्वेशन 1 क्या है? डब्ल्यू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। इक्वेशन 2 क्या है? डब्ल्यू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एन। तो मैं यहाँ पर डब्ल्यू कॉस अल्फा लिखता हूँ, यहाँ पर एन लिखता हूँ, ठीक है। तो एन और एन कैंसिल हो जा रहे हैं, डब्ल्यू और डब्ल्यू कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ अल्फा अपन कॉस ऑफ अल्फा क्या होता है? साइन ऑफ अल्फा अपन कॉस ऑफ अल्फा क्या होता है? सर tan ऑफ अल्फा होता है। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू एस, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो दोस्तों ये रहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जो कि tan इनवर्स ऑफ म्यू एस है, ये रहा एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू जो कि tan इनवर्स ऑफ म्यू एस है। तो वी कैन कंक्लूड दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू
एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला 4 मार्क का क्वेश्चन क्या है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये 5 पॉइंट्स आपको याद करके जाना, ये आ गया तो आप 2 मिनट में लिख दोगे। अगर आपको ये पूछा, खाली पूछा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो आप बता देना। अगर उसने पूछा है कि उनके बीच का रिलेशन बताओ, तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर? चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब अपन ने थियरीज पढ़ लिया इसका, 4 मार्क का थियरी, ठीक है। अब अपने को 4 मार्क के न्यूमेरिकल्स देखने, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। वो न्यूमेरिकल अपन ने यहाँ पर यूज किया। यहाँ पर अपन ने क्या किया, फोर्स दिखाया, रिएक्शन दिखाया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया और अपने को आंसर सॉल्व करने को मिल गया। सो लेट्स टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स फॉर 4 मार्क्स। Find force P if the weight of the block is 1500 Newton and this block is resting on a surface having coefficient of friction 0.3। अगर आपका म्यूएस 0.3 है, आपका वेट 1500 न्यूटन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपको मैंने इक्विलिब्रियम में बताया है कि सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, ठीक है। आपका जो फोर्स P है वो आपका फोर्स P एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री दिया है। आपका जो फोर्स P है वो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री दिया है। तो अपन इसको रिजॉल्व करेंगे। तो फोर्स P रिजॉल्व हो जाएगा 2 कंपोनेंट में। P का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, तो P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा, P का वर्टिकल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होएगा। क्लियर है? इस ब्लॉक का वेट 1500 न्यूटन दिया है, तो वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। हमारा ब्लॉक एक सरफेस पर रेस्ट कर रहा है, सरफेस उसको परपेंडिकुलर रिएक्शन देगा एंड ये फोर्स P का P cos 30 इसको राइट की तरफ खींचेगा, तो अपन को फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा म्यूएस इनटू एन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा P cos 30 की। तो ये बन गया हमारा FBD ऑफ ब्लॉक, ये बन गया हमारा FBD ऑफ ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक का FBD बनाने के बाद आपको कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है। सो अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। समेशन Fy इक्वल्स टू 0। तो प्लस n माइनस 1500 प्लस P sin 30 इज इक्वल टू 0। प्लस n प्लस P sin 30 माइनस 1500 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fx इक्वल टू 0 माइनस म्यू एस एन, म्यू एस की वैल्यू कितनी 0.3, सो माइनस 0.3 n प्लस P cos 30 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व करेंगे, हमें n और p की वैल्यू मिल जाएगी। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में इक्वेशन का फॉर्म लेके, तो मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी। हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू आ रही है 442.9 न्यूटन। आया समझ में? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक बनाइए, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। इज दैट वेरी क्लियर? 4 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सो 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक है जिसका वेट है 1000 न्यूटन, ठीक है। उसको एक फोर्स P खींच रहा है जो कि पैरेलल टू द प्लेन है। इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है। हमें पूछा गया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमें इस फोर्स P की वैल्यू 2 तरफ निकालनी है, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो 2 चीजें हो सकती है। ये जो फोर्स P है, फोर्स P 2 काम कर सकता है। एक तो इसको ऊपर ले जा सकता है, इसको अपवर्ड मूव कर सकता है। फोर्स P एक काम कर सकता है, उसको अपवर्ड मूव कर सकता है, और दूसरा काम वो करता है
कि उसका डाउनवर्ड मोशन प्रिवेंट करता है, ठीक है, तो उसका डाउन स्लाइड ना हो इसलिए उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो फोर्स पी का हमें रेंज पूछा है, तो उसने बोला रेंज ऑफ पी, तो पी की दो वैल्यू बताइए जहां पर इसके दो रेंज मतलब दो वैल्यूज बताइए। तो जब आपको रेंज बोल दिया तो आपको दो चीजें ढूंढनी है, तो अपन दोनों चीजें ढूंढेंगे। पहले केस में हम इसको अपवर्ड मूव करेंगे, तो जब फोर्स पी ब्लॉक को अपवर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन कैसा एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। जब फोर्स पी उसको नीचे जाने से रोक रहा है मतलब वो नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन कैसा एक्ट करेगा, अपवर्ड। तो मैं दोनों केस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो ये रहा अपना ब्लॉक, ये रहा अपना ब्लॉक, इसको फोर्स पी खींच रहा है, इस ब्लॉक का वेट है 1000 न्यूटन, इस ब्लॉक का वेट है 1000 न्यूटन। इस ब्लॉक को दो कंपोनेंट्स में अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सिंस हमारा सरफेस इंक्लाइन है तो मैं पैरेलल टू द सरफेस एक्स डायरेक्शन ले रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाई डायरेक्शन ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है। वो जिस सरफेस पर रेस्ट कर रहा है वो सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा। अपन ने एक चीज सीखा है कि यहां पर अपन ने सीखा था कि हमारा सरफेस अगर अल्फा डिग्री पर है तो हमारा वेट उसके परपेंडिकुलर से अल्फा एंगल पर होगा। मतलब जब आप फ्रिक्शन का प्रॉब्लम करोगे, जब आप फ्रिक्शन का प्रॉब्लम करोगे आपका सरफेस एट एन एंगल थीटा है, आपको दो फोर्सेस से डील करना है, एक नॉर्मल जो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा और एक वेट का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। तो ये मतलब परपेंडिकुलर की लाइन बनाई है, ये 90 ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर हमें फिर एंगल मिल जाएगा थीटा। तो इस क्वेश्चन में जब बार बार जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमें वेट मिलेगा, तो वेट का इस नॉर्मल लाइन से जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो कितना आया, 30 डिग्री आया। उसका प्रूफ अगले स्लाइड पर अपन ने लिखा है। तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो 1000 के दो कंपोनेंट है, एक होगा 1000 cos 30, दूसरा होगा 1000 sin 30। सिंस y से हमारा एंगल था 1000 का, ठीक है। तो फोर्स पी वेट के दो कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन, ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। जब अपन उसका अपवर्ड मोशन कंसीडर करने, जब अपन दूसरा मोशन कंसीडर, जब मोशन अपवर्ड होगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा सर, जब मोशन अपवर्ड होगा तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 0.15 टाइम्स एन, 0.15 टाइम्स एन। ये पहला केस हो गया। लेट्स सी द सेकंड केस। सेकंड केस में अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये जो 1000 न्यूटन का ब्लॉक है, ये जो 1000 न्यूटन का ब्लॉक है, ये जो 1000 न्यूटन का ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड ना हो, नीचे स्लाइड ना हो मतलब वो उसका टेंडेंसी कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे के डायरेक्शन में। तो वो नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो उसको जब अगर कोई नीचे जाने से रोक रहा है मतलब वो कौन है, फ्रिक्शन। तो इधर फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा सर, इधर का फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक है। तो हमारा जो ब्लॉक है उसका वेट 1000 न्यूटन है, वेट का नॉर्मल डायरेक्शन से जो एंगल है वो 30 डिग्री है, वेट का जो नॉर्मल डायरेक्शन से एंगल है वो 30 डिग्री है, वेट का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंगल है वो 30 डिग्री है। वो 30 डिग्री है। तो हमारा ये 1000 sin 30 है और दूसरा कंपोनेंट 1000 cos 30 है। जो हमारा फोर्स P है उसका डायरेक्शन यही है, खाली वो इसके नीचे जाने से रोक रहा है। तो ये हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू है 0.15 न्यूटन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर P की वैल्यू अलग आएगी, यहाँ पर P की वैल्यू अलग आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शंस के डायरेक्शन अलग है, यहाँ पर फ्रिक्शन के डायरेक्शन अलग है। अब अपन ने क्या किया, अपन ने दोनों फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया क्वेश्चन का। अब अपन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मैं ACOE लिख रहा हूं, अब उसका फुल फॉर्म समझ जाना। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है।
अपन का x कौन सा डायरेक्शन है, पैरेलल टू द सरफेस, y कौन सा डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो समेशन fx इक्वल्स टू 0 प्लस p माइनस 0.15 n और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यस, माइनस 1000 sin 30 इज इक्वल्स टू 0। समेशन fy इक्वल्स टू 0 प्लस n माइनस 1000 cos 30। समेशन fy इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व किया तो मुझे n की वैल्यू आ गई। तो मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे n की वैल्यू आई 866 न्यूटन। अब मैं n की वैल्यू समेशन fx वाले इक्वेशन में डालूंगा तो मुझे p की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स चेक p की वैल्यू क्या आ रही है। It is coming as 370.1 न्यूटन। इज दैट वेरी क्लियर? अब अपने को दूसरे केस में भी वही करना है। यहाँ पर अपना कोशिश क्या था कि ये फोर्स पी इसको नीचे जाने से रोके, मतलब ये नीचे जा रहा है, ये इंपेंडिंग डाउनवर्ड्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड का अपोजिट अपवर्ड है, ठीक है। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन fy इक्वल्स टू 0, ठीक है, समेशन fy इक्वल्स टू 0 सेम ही है इस कंडीशन में, ठीक है, प्लस n माइनस 1000 cos 30, इससे अपने को n की वैल्यू सेम ही मिलने वाली, सेम ही क्वेश्चन है, 866 न्यूटन। समेशन fx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 0.15 n प्लस p माइनस 1000 sin 30 इज इक्वल्स टू 0। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को p की वैल्यू मिलेगी। इस केस में अपने को p की वैल्यू कितनी मिल रही है, 629.9 न्यूटन। इज दैट वेरी क्लियर? इस केस में अपने को वैल्यू मिल रही है 629.9 न्यूटन। इज दैट वेरी क्लियर? तो इस तरह से अपन ने दो वैल्यूज निकाल दिया। अपने को रेंज ऑफ p पूछा है तो अपने को दोनों डायरेक्शन में चेक करना है। इज दैट वेरी क्लियर? चलो, तो अपन ने इस स्लाइड में क्या सीखा था, जो हमारा नॉर्मल डायरेक्शन का लाइन है, जो हमारा नॉर्मल डायरेक्शन का लाइन है उसका वर्टिकल से जो एंगल होगा वो थीटा होगा। किस केस में, जब हमारा सरफेस थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। इज दैट वेरी क्लियर? तो अपन ने 4 मार्क के प्रॉब्लम देखे, समझ में आया आप सभी को? So let's take one more problem of 4 marks. So एक 30 डिग्री इंक्लाइन सरफेस है, एक 30 डिग्री इंक्लाइन सरफेस है जिसके ऊपर एक ब्लॉक है। ब्लॉक का वेट 1000 न्यूटन है, ब्लॉक का वेट 1000 न्यूटन है। ये ब्लॉक को एक हॉरिजॉन्टल फोर्स धक्का मार रहा है जिसकी वैल्यू 1200 न्यूटन है। एक इसकी वैल्यू 1200 न्यूटन है, ठीक है। इसका जो सरफेस है वो म्यू इज इक्वल टू 0.3 का फ्रिक्शन दे रहा है। हमें इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का मारना है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो 1200 न्यूटन का फोर्स है इससे हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो 1200 न्यूटन का फोर्स है इसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है कि उसको नीचे आने दे रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में रख रहा है, यह हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो अपन इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ये रहा डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर 1000 न्यूटन का वेट, 1200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहां पर आएगा आपका परपेंडिकुलर रिएक्शन n, ठीक है, यहां पर आएगा आपका परपेंडिकुलर रिएक्शन n। अब अपन को फ्रिक्शन फोर्स लेना है, ठीक है। तो अपन फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये 1200 न्यूटन ऊपर ले जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F लिख दे रहा हूँ। इज दैट वेरी क्लियर? हमें पूछा है कि यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स 1200 न्यूटन है तो
आपका ब्लॉक नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इस एफ की वैल्यू देखनी है कि एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी कम से कम कितनी होनी चाहिए सच दैट वो इक्विलिब्रियम में रहे। अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम वैल्यू आई, अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू से कम वैल्यू आई तो क्या होगा, वो नीचे जाएगा, उससे ज्यादा आया तो ऊपर जाएगा, और अगर उतना ही वैल्यू आया तो वो रुक जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जब मैं फ्रिक्शनल फोर्स ले रहा हूं तो ये मुझे बता रहा है कि कम से कम कितनी वैल्यू आनी चाहिए सच दैट वो यहीं पर टिका रहे। तो अपन इस कंडीशन से अपन इसका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं। इससे फ्रिक्शन की एक वैल्यू आएगी, इससे एक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। इज दैट वेरी क्लियर? तो हमें डिटरमाइन करना है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो ये नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा तो ऊपर होगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो अब आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में दो फोर्सेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हैं और दो फोर्सेस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सीखा था, जब अपन इंक्लाइन सरफेस से डील करते हैं तो अपन इंक्लाइन सरफेस को एक्स और वाई ले लेते हैं, अपन इंक्लाइन सरफेस को एक्स और वाई ले लेते हैं। तो मेरा इंक्लाइन सरफेस x है और उसका परपेंडिकुलर y है। तो क्या अपन इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे? क्या मैं इस n को रिजॉल्व करूंगा? नहीं। क्या मैं इस f को रिजॉल्व करूंगा? नहीं, क्योंकि f x के पैरेलल है, n y के पैरेलल है। तो किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? सर 1200 न्यूटन को। 1200 न्यूटन को मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहा हूं। एक होगा 1200, ठीक है, और 1200 कॉस एंड 1200 साइन। तो उसका एंगल पहले पता करना पड़ेगा ना, कौन सा कॉस है कौन सा साइन है। सिमिलरली मैं 1000 को रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट में, ठीक है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अपन ने सीखा है कि वेट नॉर्मल से गिवन एंगल पर होता है, तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 है। इज दैट वेरी क्लियर? अब आपका ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो पीला वाला अपन ने कंपोनेंट लिया वो पैरेलल टू द सरफेस। तो जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर है? 30 डिग्री पर। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो ये हो गया आपका 1200 cos 30 और ये हो गया आपका 1200 sin 30। एक बार फिर से हमारा ये 1200 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल है, अपन ने इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया, पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिंस ये वाला कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस है और ये सरफेस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है, ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर आ गया। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये 1200 cos 30 और 1200 sin 30। हम लोगों ने देखा है कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड वेट मेक्स एन एंगल थीटा। जो भी गिवन एंगल है वही एंगल वहां पे आ जाता है। तो ये हो गया आपका 1000 cos 30 और ये आ गया 1000 sin 30। तो मेरे दोस्तों अपन को इस कंडीशन से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो चलो अब अपन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, FBD फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अपना FBD फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। इतना करने के बाद वी आर गोइंग टू अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं शॉर्टकट्स में लिखता हूं ACOE, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 प्लस n अपवर्ड है, माइनस 1200 sin 30 माइनस 1000 cos 30 इज इक्वल्स टू 0। इससे अपने को n की वैल्यू मिलेगी। कितना आ रहा है n का वैल्यू? लेट्स कैलकुलेट। सो प्लस n माइनस 1000 cos 30 माइनस 1200 sin 30 गिव्स अस द n का वैल्यू एज 1466 न्यूटन। अगला कंडीशन समेशन fx इक्वल्स टू 0। सो माइनस f प्लस 1200 cos 30 माइनस 1000 sin 30 इज इक्वल्स टू 0। इससे अपने को और एक चीज क्या रह गई भाई? f नहीं, सब कुछ है, 1 2 3 सारे। तो इससे अपने को f की वैल्यू मिलेगी। सो लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ f। तो अपन जब इसको सॉल्व करते हैं तो f की वैल्यू अपने को मिलती है 539.2 न्यूटन। अब दोस्तों ये जो f अपन ने निकाला ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए निकाला है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन का फ्रिक्शनल फोर्स 39.2 आता है तो आपका जो ब्लॉक है इक्विलिब्रियम में रहेगा। इससे ज्यादा आएगा तो ये क्या करेगा?
इससे ज्यादा अगर आपको वैल्यू आएगी तो क्या होगा, और इससे कम क्या होगा, तो दो ही कंडीशन होगी, ज्यादा होगा, कम होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आ जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू चाहिए 539.2 न्यूटन। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इससे कम हो जाएगा तो ये 1200 न्यूटन का फोर्स उसको ऊपर ले जाएगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स उससे ज्यादा हो जाएगा तो उसको नीचे ले जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो अपन ने 3 प्रॉब्लम देखे 4-4 मार्क वाले, ठीक है। लास्ट के ये जो प्रॉब्लम है ये 4 मार्क के लिए, लेकिन ये जो रेंज पूछा ये 6 मार्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर अपन एक ही प्रॉब्लम को 2 बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इंटरप्रेट करना, ये भी 6 मार्क का प्रॉब्लम है। चलो अब अपन देखते हैं 8 मार्क्स का प्रॉब्लम। चलो, तो देयर आर 3 ब्लॉक्स ए, बी एंड सी। ए का वैल्यू है, ए का वेट है 80 न्यूटन, बी और सी का वेट है 50 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। इस तरह ए बी सी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, और ये सी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। हॉरिजॉन्टल सरफेस और सी के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस और सी के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज गिवन एज 0.15। बी और सी के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया है 0.25, और ए और बी के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया है वो है 0.4। इसके ऊपर एक फोर्स P लगा हुआ है। हमें पूछा गया है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P दैट कैन बी अप्लाइड टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P, determine the maximum value of P to disturb the equilibrium of the system। determine the maximum value of P to disturb the equilibrium of the system। तो चलो सॉल्व करते हैं। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अपने को कुछ कंडीशंस समझना है। जब अपन फोर्स P अप्लाई करेंगे तो फोर्स P अपन सबसे ऊपर वाले ब्लॉक पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ओनली ऊपर वाला ब्लॉक ए विल स्लाइड, ओनली ब्लॉक ए स्लाइड्स। ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक ए और बी एक साथ स्लाइड करें, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ऑल ब्लॉक्स ए, बी एंड सी स्लाइड। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है वो ढूंढने चलते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन अपन ने क्या लिया कि एक ब्लॉक है जो 80 न्यूटन का है, वो बी पर रेस्ट कर रहा है, और फोर्स पी के कारण सिर्फ 80 न्यूटन वाला ब्लॉक स्लाइड हो रहा है। तो अपन ने 80 न्यूटन वाला ब्लॉक लिया, इस पर फोर्स पी अप्लाई किया, ब्लॉक का वेट है 80 न्यूटन, ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट कर रहा है, यहाँ पर रिएक्शन N1 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये फोर्स पी इसको राइट की तरफ खींच रहा है, तो रिएक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा, अपोजिट होगा, लेफ्ट की तरफ होगा। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0.4 N1, ठीक है। अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन ब्लॉक ए। जब मैं ब्लॉक ए पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करूंगा तो समेशन Fy इक्वल्स टू 0 करूंगा तो मुझे N1 की वैल्यू मिलेगी 80 न्यूटन। जब मैं समेशन Fx इक्वल्स टू 0 करूंगा तो मुझे मिलेगा P का वैल्यू -P प्लस 0.4 N1 इक्वल्स टू 0, और उससे P की वैल्यू मिलेगी 32 न्यूटन। इज दैट वेरी क्लियर? अब दूसरा कंडीशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ब्लॉक स्लाइड हो रहे हैं, तो मैं दोनों ब्लॉक को एक साथ बना देता हूँ। बोथ ब्लॉक ए एंड बी स्लाइड। ब्लॉक ए और बी का नेट वेट कितना होगा, 80 प्लस 50 130 न्यूटन। ब्लॉक बी जो है वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, सी के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो सी उसको क्या देगा, रिएक्शन देगा।
ऐसा मानते हैं कि उसका रिएक्शन N2 है। कौन सा फोर्स अप्लाइड है? एक्सटर्नल फोर्स P है, राइट की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट की डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शनल फोर्स P लेफ्ट की डायरेक्शन में है, तो सॉरी एक्सटर्नल फोर्स P लेफ्ट की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट की डायरेक्शन में लिया। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 है, तो यहाँ पर 0.25 N2 ले लेता हूँ। चलो अब अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन का कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। केस 2 का कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 किया, उससे मुझे N2 की वैल्यू मिल गई 130 न्यूटन। ठीक है, कैसे मिल रहा है? प्लस N2 माइनस 130, उससे N2 की वैल्यू आ रही है। समेशन Fx इक्वल्स टू 0 करता हूं, सो माइनस P प्लस 0.25 N2 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे P की वैल्यू मिल रही है तो P की वैल्यू आई है 32.5। तो P की वैल्यू आई है 32.5 केस 2 के लिए। केस 2 where both block A and B slide. Let's see the case 3. Case 3, all blocks A, B and C slides together. जब तीनों ब्लॉक स्लाइड करेंगे ग्राउंड सरफेस पर, ब्लॉक A के ऊपर B, B के ऊपर C, ब्लॉक A के ऊपर B, B के ऊपर C, इनका नेट वेट कितना होगा? 40 प्लस 50 90, 90 प्लस 80 170, इनका टोटल वेट हो गया 170 न्यूटन। कौन खींच रहा है? फोर्स P। ठीक है, ग्राउंड इसको क्या देगा? रिएक्शन N3 देगा। ये P उसको लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा? राइट की तरफ। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है? 0.15, तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स 0.15 N3। क्लियर है? ठीक है, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस केस, तो समेशन Fy इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो उससे अपने को N3 की वैल्यू मिलेगी। N3 की वैल्यू आई 170। समेशन Fx इक्वल्स टू 0 करेंगे, क्या है समेशन Fx इक्वल्स टू 0? प्लस 0.15 N3 माइनस P इक्वल्स टू 0। इस केस को सॉल्व करेंगे तो 0.15 इंटू 170, तो हमें आ रहा है P की वैल्यू 25.5 न्यूटन। अब यहाँ पर सोचने समझने वाली बात है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P विच विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो अपन ने फोर्स अप्लाई करने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जैसे ही 25.5 हो गया, तीनों ब्लॉक स्लाइड हो गए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो केस 3 एग्जिस्ट करता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 25.5 है। फ्रिक्शन के क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछे चाहे मिनिमम वैल्यू पूछे, आंसर मैक्सिमम होता है। तो 25.5 वाला फोर्स आपने अप्लाई किया, तीनों ब्लॉक मूव करने लगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इज दैट वेरी क्लियर? सो दिस क्वेश्चन इज फॉर 8 मार्क्स। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो समझ लो इजी पेपर बना है। ठीक है, एटलीस्ट मैं फ्रिक्शन के टर्म में इजी बनाया। इज दैट वेरी क्लियर? यहां पर बोला है कि मास ऑफ ए 8 kg है और मास ऑफ बी 4 kg है। ये दोनों मासेस एक 30 डिग्री इंक्लाइन सरफेस पर रखे गए हैं और उनको एक रस्सी से कनेक्ट किया गया है, और उन्होंने बोला है कि फाइंड द फोर्स P, और वो फोर्स P पैरेलल टू द सरफेस रहेगा। ठीक है, तो हमें फोर्स P से मोशन कॉज करना है। फोर्स P नीचे की तरफ मोशन है और पैरेलल टू द सरफेस है, तो हमें फोर्स P की वैल्यू ढूंढनी है। तो अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है? दो बॉडीज एक दूसरे को कनेक्टेड है। इज दैट वेरी क्लियर?
हमें फाइनली P की वैल्यू ढूंढनी है। P फोर्स किस पर एक्ट कर रहा है? A पर। A किसको कनेक्टेड है? रस्सी को। रस्सी से क्या कनेक्टेड है? B। तो सबसे पहले अपन B की एनालिसिस करते हैं। तो हमारा बॉडी B जो है उसका मास कितना है? 4 kg। तो उसका वेट कितना होगा दोस्तों? सर 4 इंटू 9.81। तो 4 इंटू 9.81 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 39.24। ठीक है, तो इसका वेट है 39.24। तो इसका वेट है 39.24। ठीक है, ये जो ब्लॉक बी है कहां पर रेस्ट कर रहा है? एक 30 डिग्री इंक्लाइन सरफेस पे। तो वो उसको क्या देगा? वो उसको एक नॉर्मल रिएक्शन एनबी देगा। बॉडी बी लिया तो एनबी। ठीक है, ये बॉडी बी किससे कनेक्टेड है? रस्सी से। रस्सी में क्या होता है? टेंशन। टेंशन टेंशन रस्सी के डायरेक्शन में होगा, बॉडी से अवे होगा, पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास इंपेंडिंग फोर्स टी जो है ऊपर की तरफ है। तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा? फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये जो सरफेस है, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है। ठीक है, ये जो सरफेस है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3 है। तो ये जो फोर्स होगा ये जो होगा 0.3 NB होगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, ये फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये फोर्स वर्टिकल। अपन क्या करेंगे? अपन पैरेलल टू द सरफेस को x लेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस को y लेंगे। तो यहां पर आप किसको रिजॉल्व करना है? सर सिर्फ 39.24 को। 39.24 को अपन रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो 39.24 दो पार्ट में रिजॉल्व होगा, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक पैरेलल टू द सरफेस। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका सरफेस 30 डिग्री इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल से, तो आपका जो नॉर्मल डायरेक्शन है उससे वेट का एंगल होगा 30 डिग्री, उससे वेट का एंगल होगा 30 डिग्री। तो आपका ये जो कंपोनेंट है वो 39.24 cos 30 हो जाएगा, और आपका जो ये वाला कंपोनेंट है वो 39.24 sin 30 हो जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? 39.24 cos 30, 39.24 sin 30। अपन ने ब्लॉक बी का एफबीडी बनाया है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी बनाया है। अब यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 प्लस एन बी माइनस 39.24 cos 30 इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ ये और ये वर्टिकल फोर्स थे, तो उससे अपने को एनबी का वैल्यू मिल जाएगा। अपन ने सॉल्व किया और अपने को एनबी का वैल्यू मिला, अपने को एनबी का वैल्यू मिला 33.98। ठीक है, तो अपने को एनबी का वैल्यू मिला है 33.98 न्यूटन। इज दैट वेरी क्लियर? अब अपन समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लेंगे। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस टी माइनस 0.3 एनबी। एनबी की वैल्यू कितनी है? 33.98 माइनस 39.24 साइन 30 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे अपने को टेंशन टी की वैल्यू मिलेगी। अपने को टेंशन टी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई 29.81 न्यूटन। इज दैट वेरी क्लियर? अब अपन ने ब्लॉक बी की एनालिसिस कर ली, अब ब्लॉक ए की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। तो ये अपना ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए का मास कितना है? 8 kg। तो इसका वेट कितना होगा दोस्तों? इसका वेट होगा 8 इंटू 9.81। तो अपन 8 इंटू 9.81 करते हैं तो उसका वेट आता है 78.48। ठीक है, ये ब्लॉक एक 30 डिग्री इंक्लाइन सरफेस पर रेस्ट कर रहा है, तो वो उसको क्या देगा? एक नॉर्मल रिएक्शन Na देगा। ठीक है, इसको भी एक रस्सी कनेक्टेड है। ठीक है, उस रस्सी का टेंशन T अपने को अभी मिला है 29.81 न्यूटन। ठीक है, इसको एक फोर्स P लग रहा है जो उसको नीचे खींच रहा है। फोर्स P उसको नीचे खींच रहा है, तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा? फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में होगा। कितना होगा? 0.3 टाइम्स Na। इज दैट वेरी क्लियर? टेंशन भी ले लिया, P भी ले लिया, Na भी ले लिया, 0.3 Na ले लिया। अपन क्या करते हैं? अपन पैरेलल टू द सरफेस को x डायरेक्शन लेते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस को y डायरेक्शन लेते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? अब अपन क्या करेंगे? अपन देखेंगे कि कौन से फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो सर ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये पैरेलल टू द सरफेस, ये पैरेलल टू द सरफेस, ये पैरेलल टू द सरफेस। तो ये वर्टिकल है, इसको अपन रिजॉल्व करेंगे पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
अपने को मालूम है वर्टिकल का नॉर्मल कंपोनेंट से जो एंगल होता है वो यही वाला एंगल होता है, तो ये 30 डिग्री आएगा। ये 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया 78.48 cos 30 और ये वाला हो गया 78.48 sin 30। इज दैट वेरी क्लियर? अब अपन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 प्लस Na माइनस 78.48 cos 30। इसको अपन सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो अपने को Na की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखते हैं कि Na की वैल्यू कितनी आई। तो जो ऊपर आया था उसका डबल आएगा, तो आया अपना 67.96। Na की वैल्यू आ गई 67.96 न्यूटन। ठीक है, समेशन Fx इक्वल्स टू 0, समेशन Fx इक्वल्स टू 0, तो समेशन Fx इक्वल्स टू 0 प्लस टी की वैल्यू कितनी है 29.81 न्यूटन, 29.81 न्यूटन माइनस 78.48 साइन 30, माइनस 78.48 साइन 30 प्लस 0.3 Na की वैल्यू है 67.96 प्लस 0.3 इंटू 67.96 माइनस पी माइनस पी। ठीक है, तो इससे अपने को P की वैल्यू आ जाएगी। Therefore, P का वैल्यू कम्स एज, लेट्स सॉल्व इट एंड लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो अपन सॉल्व किए तो अपने को P की वैल्यू आई है 10.96 न्यूटन। तो अपन ने फ्रिक्शन में भी कनेक्टेड बॉडीज का प्रॉब्लम किया। इज दैट वेरी क्लियर? तो अपन ने इस क्वेश्चन में क्या देखा, बॉडी ए और बॉडी बी एक दूसरे से कनेक्टेड है रस्सी के हेल्प से। जिस बॉडी पर लोड एक्ट हो रहा है वो सबसे लास्ट में मिलेगा वो लोड। तो पहले इस बॉडी को अपन ने सॉल्व किया, इस बॉडी के ऊपर एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस लिए, यहाँ से जो कॉमन था वो टेंशन लिया, टेंशन गोज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो यहाँ भी टेंशन का डायरेक्शन ऐसा और यहाँ का भी टेंशन का डायरेक्शन ऐसा है। तो अपन ने वहां से टेंशन फाइंड किया, वो टेंशन यहाँ पर ब्लॉक ए में लगाया, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए पर लगाया, और एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए पर टेंशन लगाने के बाद अपन ने सारे एक्टिव रिएक्टिव फोर्सेस डाले और अपने को P की वैल्यू मिल गई। इज दैट वेरी क्लियर? सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में भी अपन क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम से सिंपलर जाते हैं। ठीक है, इसमें ज्योमेट्री का कॉम्प्लिकेशंस उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, अपन को फ्रिक्शन में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि अपने को इंक्लाइन सरफेस देते हैं, अपने को इंक्लाइन सरफेस देते हैं एट एन एंगल थीटा। जो भी बॉडी देते हैं उसका वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और अपन रिजॉल्व करते हैं वेट को दो कंपोनेंट में, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो है परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना है थीटा। ये थीटा है तो ये हमारा बन जाता है अल्टरनेट एंगल, ये हमारा बन जाता है अल्टरनेट एंगल। ये थीटा तो ये थीटा। तो अपने को एक याद रखना है कि वेट का डायरेक्शन और नॉर्मल का डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल n है। ठीक है, या आप एग्जाम में ढूंढोगे, इससे अच्छा आपको याद रखना है इस तरह। इज दैट वेरी क्लियर? चलो लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। अब इसके अंदर वैरायटीज क्या है? ठीक है, इसके अंदर वैरायटीज क्या है? फ्रिक्शन का जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसकी 3 वैरायटी है। हमको या तो वेजेस का प्रॉब्लम देंगे, या तो ब्लॉक्स का प्रॉब्लम देंगे जो अभी अपन कर रहे हैं, या तो लैडर का प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, तो अपन ने ब्लॉक्स के प्रॉब्लम किए। ठीक है, ब्लॉक से दो तीन प्रॉब्लम किए, 8 मार्क, 2 प्रॉब्लम किए 8 मार्क वाले, 2 प्रॉब्लम किए 6 मार्क वाले, और 2 प्रॉब्लम किए 4 मार्क वाले। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन वेजेस और लैडर्स के प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, अब लैडर क्या होता है? लैडर सर एक दीवार पर अपन लगाते हैं और लैडर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लैडर फिसलता क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ग्राउंड भी उसको फ्रिक्शन देता है और वॉल भी उसको फ्रिक्शन देता है। तो अपने को यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करके लैडर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वहां पर कहाँ पे फ्रिक्शन होगा? वॉल का फ्रिक्शन होगा अगर क्वेश्चन में दिया है तो, और ग्राउंड का फ्रिक्शन होगा अगर सरफेस में क्वेश्चन में दिया है तो। इज दैट वेरी क्लियर? चलो, तो अभी अपन लैडर्स का प्रॉब्लम करते हैं और वेजेस का प्रॉब्लम करते हैं। इतना समझ में आ रहा है सबको?
अरे यार मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो तो पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेना। क्या बोलते व्यूअर्स? देखो चैप्टर वाइज वेटेज जान के कोई फायदा नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि अपन एक दिन में क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना पढ़ सकते हैं केटी का स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक दिन में क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, 50 से 60 मार्क्स का पढ़ के जाओ और सॉल्व करो। और इसके पहले वाले वीडियोस में आपके पास चैप्टर वाइज वेटेज भी दिया हुआ है, आप उसके हेल्प से आप पढ़ो। ठीक है, हम लोगों ने हमारे सीरीज में आईसीआर पढ़ा है, सेंट्रोइड पढ़ा है, रिजल्टेंट पढ़ा है, इक्विलिब्रियम पढ़ा है, फ्रिक्शन पढ़ा है। इतना पढ़ेंगे तो 60 मार्क्स होता है। इज दैट वेरी क्लियर? चलो तब अपने को लैडर्स और वेजेस का प्रॉब्लम करना है। क्या बोलता है ताहा? ओके, तो ये किसका प्रॉब्लम है? वेजेस का। वेजेस क्या होते हैं? इंक्लाइन सरफेस होते हैं। ये यूज होते हैं लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे सामने दो वेजेस ए और बी हैं और उनके ऊपर एक फोर्स पी अप्लाई किया है। ठीक है, जो ब्लॉक ए है उसका वेट 5000 न्यूटन है, इसका वेट 5000 न्यूटन है और इसको अपने को लिफ्ट करना है। ठीक है, इसको लिफ्ट करना है। यहां पर बोला गया है कि सारे सरफेस का म्यू 0.25 है। ठीक है, और बी का कोई वेट नहीं है। चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने को दोनों भी वेज ए और वेज बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और फाइनली अपने को पी ढूंढना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब अपन आ गए यहां पे वेज ए के पास। वेज ए इज लाइक दिस। वेज ए का वेट है 5000 न्यूटन। वेज ए यहां पर इस इंक्लाइन सरफेस पर रेस्ट कर रहा है जिसका एंगल 60 डिग्री है। तो यहां पर मैं रिएक्शन N1 मान लेता हूं। वेज ए वेज बी पर रेस्ट कर रहा है, वहां पर उसका रिएक्शन N2 मान लेता हूं। ठीक है, जब अपन फोर्स P अप्लाई करेंगे वेज बी के ऊपर, मैं यहां पर वेज बी का डायग्राम बनाता हूं, दोनों साथ साथ में बना के समझाना पड़ेगा मुझे। तो अपन ने फोर्स P अप्लाई किया वेज बी के ऊपर, वेज बी का कोई वेट नहीं है। वेज बी पर जब अपन लेफ्ट की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, वेज बी पर जब अपन लेफ्ट की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेज बी के जो सरफेसेस होंगे उस पर टेंजेंशियल फोर्स होगा, टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस तरह। इज दैट वेरी क्लियर? ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये जो सरफेस है बी के ऊपर फ्रिक्शन ऐसा एक्ट करेगा ऊपर की तरफ और ए के ऊपर फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट होगा। तो ए पर फ्रिक्शन ऐसा होगा। ठीक है, बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, दे गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट। सिमिलरली जो N2 है
वो जो N2 है इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में, B की तरफ N2 एक्ट करेगा और यहाँ पर N2 A की तरफ एक्ट करेगा। इज दैट वेरी क्लियर? क्लियर है? तो फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट ड्रॉ किया। अब वेज बी जमीन पर एक्ट कर रहा है तो जमीन उसको रिएक्शन N3 देगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो अगर ये रिएक्शन N2 है, ये रिएक्शन N3 है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? ये होगा 0.25 N3 और ये होगा 0.25 N2। ओके, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। दिस इज एफबीडी ऑफ वेज बी। क्लियर है दोस्तों? एफबीडी गलत बनाया तो आंसर गलत आएगा, अपन एफबीडी राइट बना रहे हैं। अब ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। चलो कंप्लीट करते हैं। ब्लॉक ए बी पर रेस्ट कर रहा था, बी उसको रिएक्शन N2 दिया, ठीक है। ये अंदर की तरफ आ रहा था तो इसको फ्रिक्शन राइट की तरफ मिला, तो इसका अपोजिट फ्रिक्शन इधर मिला, तो यहाँ पर फ्रिक्शन 0.25 N2 इस फ्रिक्शन का अपोजिट है। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? है ना? अब N2 0.25 N2। अभी ये जब अंदर घुसेगा B तो A ऊपर जाएगा, A ऊपर जाएगा तो A सरफेस A को कैसा फ्रिक्शन देगा? A ऊपर जा रहा है तो इंक्लाइन सरफेस जो है उसको डाउनवर्ड देगा, तो अपने को यहाँ पर फ्रिक्शन मिलेगा, दैट विल बी डाउनवर्ड, दैट विल बी 0.25 N1 लाइक दिस। क्लियर है? ठीक है। अब वेज का जो एंगल दिया है वो 15 डिग्री दिया है, ठीक है। ये जो लाइन है इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है और इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 15 डिग्री। तो जो अपना 0.25 N2 है, जो अपना 0.25 N2 है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री है। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो जो अपना ये फोर्स है 0.25 N2, इसको अपन रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व करेंगे। ये एंगल 15 डिग्री है, ये एंगल फ्रिक्शन फोर्स का एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल का फ्रिक्शन से एंगल जो है वो 15 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये 0.25 N2 cos 15 होगा और ये होगा 0.25 N2 sin 15 होगा। इज दैट वेरी क्लियर? अब ये जो पीला वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन को कैसा है? सर जो पीला वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन को परपेंडिकुलर है। अपना जो N2 है वो अपना नॉर्मल रिएक्शन है, वो नॉर्मल और फ्रिक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो यहाँ पर ये वाला एंगल 15 डिग्री होगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये हॉरिजॉन्टल से 15 होगा, पीला वाला फ्रिक्शनल फोर्स हॉरिजॉन्टल से 15, तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से 15, तो ये हो जाएगा N2 cos 15 और ये हो जाएगा N2 sin 15। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये हो गया। अब अपना ब्लॉक ए, अपना वेज ए एक इंक्लाइन सरफेस पर रेस्ट कर रहा है, वेज बी अंदर आ रहा है तो वेज ए ऊपर जा रहा है। अब ये जो वेज ए है इस सरफेस पर रेस्ट कर रहा है, इस सरफेस का एंगल कितना है? 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये जो इंक्लाइन सरफेस है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 16 डिग्री है। इसी सरफेस के पैरेलल अपना फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यानी कि अपना जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री है। ये हो गया 0.25 N1 cos 60 और ये हो गया 0.25 N1 sin 60। करेक्ट है? अब अगर ये और ये फ्रिक्शन और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री है तो नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री है। करेक्ट है? तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका N1 cos 60 और ये हो गया आपका N1 sin 60। करेक्ट है? चलो, तो अपन ने बहुत मेहनत करके दोनों भी वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मेहनत लग गई। तो अगर वेज का प्रॉब्लम आ गया तो आप समझ जाओ
कि आपको काफी मेहनत लगने वाली है। ब्लॉक का दिया तो आपका दोस्त पेपर बनाया है, ठीक है। चलो अब अपन ने बना लिया फ्री बॉडी डायग्राम। अब अपन क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, यहां से N2 की वैल्यू ले जाएंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहां पर रिजॉल्व किया, यहां पर रिजॉल्व करना बाकी है, करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ACOE, अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 प्लस N2 cos 15 माइनस 0.25 N2 sin 15, ठीक है। ये हो गया N2 के टर्म में, प्लस N1 cos 60 माइनस 0.25 N1 sin 60। ये हो गया हमारा N1 के टर्म में, माइनस 5000 इक्वल्स टू 0। मैंने ब्रैकेट्स क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेटर में डाल के इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगला इक्वेशन है समेशन Fx इक्वल्स टू 0। समेशन Fx इक्वल्स टू 0 पहले N2 का ही टर्म में लेता हूं, माइनस N2 sin 15 माइनस 0.25 N2 cos 15। ये हो गया आपका N2 के टर्म में, प्लस N1 sin 60 प्लस 0.25 N1 cos 60। कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं, 4 ही है, इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे डब्बे को दो इक्वेशन में कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करना है और अपने को N1 और N2 की वैल्यू मिलेगी। इसमें से आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन N2 का वैल्यू। तो कैलकुलेटर में अपन जा रहे हैं, इक्वेशन में इसमें जा रहे हैं, 1 वाला ले रहे हैं, तो इट इज cos 15 माइनस 0.25 टाइम्स sin 15। ये हो गया पहला टर्म। दूसरा है cos 60 माइनस 0.25 टाइम्स sin 60। ये हो गया दूसरा टर्म। तीसरा है 5000। ये हो गया माइनस sin 15 माइनस 0.25 cos 15। ये हो गया पहला टर्म। ओके, तो अपने को आया N2 का वैल्यू 2416। N2 की वैल्यू आई है, सॉरी N1 की वैल्यू आई है 4787.72, ठीक है। तो मैं N2 की वैल्यू लिख देता हूं। N2 की वैल्यू आई है 4787.72 न्यूटन। बहुत ही खतरनाक इक्वेशन सॉल्व किया आपने। इज दैट वेरी क्लियर? डरना नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया, कैलकुलेटर में इसको AX, तो हमारा N2 X है और इसके कोएफिशिएंट्स डाले मैंने, cos 15 माइनस 0.25 sin 15 डाला, ठीक है। फिर यहाँ पर BY, तो अपना Y N1 है, तो B क्या है, cos 60 माइनस 0.25 sin 60। इस तरह से अपन ने सब्स्टिट्यूट किया और अपन सॉल्व कर लिया। इज दैट वेरी क्लियर? मैंने ये आपकी कन्वीनियंस के लिए बॉक्स बनाया है। ये AX का बॉक्स है, ये BY का बॉक्स है, ये C का बॉक्स है, ठीक है। ये C उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये AX का बॉक्स है, ये BY का बॉक्स है, ये C का बॉक्स है, 0, ठीक है। क्लियर है? चलो अब अपन ने N2 की वैल्यू ला दी, वी आर वेरी हैप्पी। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब वेज बी की भी एनालिसिस करनी है। पहले अपन उसको क्या करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तोड़ फोड़ करेंगे मतलब रिजॉल्व करेंगे। तो अपना जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेज एंगल पर है, ये एंगल दिया है 15 डिग्री,
तो अपना ये जो कंपोनेंट है वो 0.25 एंड 2 cos 15 हो जाएगा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो 0.25 एंड 2 sin 15 हो जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? अब अपना n2 है वो भी रिजॉल्व होगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर ये 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल है तो ये 15 डिग्री विद वर्टिकल होगा। तो ये हो गया आपका n2 cos 15 और ये हो गया आपका n2 sin 15। इज दैट वेरी क्लियर? तो अपन ने फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। लेट्स सॉल्व। Applying conditions of equilibrium, summation Fy equals to 0 plus n3 minus n2 cos 15। n2 की वैल्यू कितनी है? n2 की वैल्यू है 4787.72 cos 15 plus 0.25 4787.72 sin 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो n3 की वैल्यू मिलेगी। मैं सॉल्व करता हूं n3 की वैल्यू निकालने के लिए। So we got n3 का वैल्यू एज 4314.79। अब अपन p की वैल्यू निकालेंगे समेशन fx इक्वल्स टू 0 से। अपन p की वैल्यू निकालेंगे समेशन fx इक्वल्स टू 0 से। So minus p plus 0.25 and 2, that is 4787.72 cos 15 plus minus p plus 0.2 plus n2 sin 15 plus 4787.72 sin 15 is equals to 0. Therefore, p का value comes as, let's check. P का वैल्यू आया 2395.29 न्यूटन, ठीक है। यही एडवांटेज है वेज का। इस वेज का जिम्मेदारी था 5000 न्यूटन के लोड को लिफ्ट करना, और इस वेज ने 5000 न्यूटन को लिफ्ट करने के लिए सिर्फ 2395 न्यूटन का लोड लगाया। यही एडवांटेज है ऑफ यूजिंग वेज। तो अपन ने यहाँ पर एक वेज का प्रॉब्लम लिया और उससे अपन ने वेज के प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करके आंसर कैसे लाना है, ये एक प्रॉब्लम काफी है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि वेज का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। इज दैट वेरी क्लियर? अब अपन लैडर का प्रॉब्लम लेंगे। टाइम इज 9:05। वेरी नाइस, वी आर ऑन टाइम। चलो लैडर का एक खूबसूरत सा प्रॉब्लम लेते हैं।
एक 12 मीटर का लैडर है, ठीक है। वो लैडर वॉल से 30 डिग्री एंगल बनाता है। एक 12 मीटर का लैडर है, वो वॉल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। उसका ग्राउंड जो है उसको 0.25 म्यू दे रहा है, और जो वॉल है, वॉल इज गिविंग इट म्यू इक्वल टू 0.3, ठीक है। इस लैडर के ऊपर एक 600 न्यूटन का मैन चढ़ना चाहता है, ठीक है। एक मैन ऑफ वेट 600 न्यूटन ट्राइज टू क्लाइम द लैडर, ठीक है। एंड वेट ऑफ लैडर इज 800 न्यूटन, ठीक है। फाइंड हाउ मच हाइट द मैन विल क्लाइम। 600 न्यूटन का मैन कितना हाई क्लाइम करेगा, कितना क्लाइम करेगा, ये अपना क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। तो लैडर का लेंथ कितना बताया अपन ने? सर लैडर का लेंथ बताया 12 मीटर। लैडर का लेंथ अपन को आपने बताया 12 मीटर। तो लैडर का लेंथ 12 मीटर है, तो कहीं पर बीच में उसका जी होगा मिड पॉइंट पर, यानी कितने डिस्टेंस पर? एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, जहां पर उसका वेट एक्ट करेगा। कितना है लैडर का वेट? 800 न्यूटन। तो यहां पर 800 न्यूटन एक्ट करेगा, ठीक है। यहां पर 800 न्यूटन एक्ट करेगा। और कोई व्यक्ति है जो ये इस लैडर के ऊपर चढ़ना चाहता है, ठीक है। वो व्यक्ति समझ लो यहां पर है, तो उसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। व्यक्ति का वेट है 600 न्यूटन। लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज डिस्टेंस x, कि वो व्यक्ति x डिस्टेंस क्लाइम किया है, चलेगा। हमें वही x निकालना है, फाइंड x, हमें वही x निकालना है, ठीक है। तो अभी अपन ये क्वेश्चन समझ गए, अब अपन इस क्वेश्चन का आंसर ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये अपना लैडर है। लैडर जमीन पर रखा हुआ है, जमीन उसको रिएक्शन N1 देगा। लैडर दीवार पर रखा हुआ है, दीवार उसको रिएक्शन N2 देगा, ठीक है। लैडर जब फिसलता है तो लैडर किधर जाता है? उसके नीचे वाला पार्ट राइट में जाएगा, उसका ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। तो जब ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कैसा मिलेगा? सर ऊपर वाला पार्ट फ्रिक्शन ऊपर की तरफ देगा, क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। कितना फ्रिक्शन होगा? 0.3 टाइम्स N2, तो इट इज 0.3 टाइम्स N2, ठीक है। जब लैडर गिरेगा तो लैडर का जो नीचे वाला पार्ट है वो किधर जाएगा? राइट की तरफ जाएगा। तो फ्रिक्शन कैसा आएगा? उल्टा आएगा। कितना आएगा? 0.25 टाइम्स N1। ओके, तो ये हो गया रिएक्टिव फोर्सेस। एक्टिव फोर्सेस कौन कौन से हैं? सर उसका सेल्फ वेट कितना है? 800 न्यूटन। कितने डिस्टेंस पर है दोस्त? सर 6 मीटर फ्रॉम बॉटम, ठीक है। और कोई व्यक्ति है जिसका वेट 600 न्यूटन है वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसका डिस्टेंस कितना लिया अपन ने? x मीटर फ्रॉम बॉटम। क्लियर है? उसका डिस्टेंस अपन ने लिया x मीटर फ्रॉम बॉटम, ठीक है। टोटल लेंथ 12 मीटर, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, मैं एक वॉल बना देता हूं, ठीक है। मैं वॉल के पैरेलल एक लाइन बना देता हूं, मैं ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन बना देता हूं, ठीक है। अब अपन ये पूरा डायग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बना दे। 2 एक्टिव फोर्सेस, 4 रिएक्टिव फोर्सेस, क्लियर है? अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा दोस्तों? 60 डिग्री, क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, अपन नाम दे देंगे। लेट अस अज्यूम टॉप का नाम A है, बॉटम का नाम B है। लेट अस अज्यूम लैडर का टॉप A है, लैडर का बॉटम B है, ठीक है। इससे अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये रहा अपना डायग्राम। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे बाय कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। बस ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया लैडर का। FBD ऑफ लैडर AB।
चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया अपन ने। टेकिंग मोमेंट अबाउट अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अपन ने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, समेशन एम बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, बी से मोमेंट लेंगे, बी से मोमेंट लेंगे, किससे ले रहे बेटा मोमेंट? बी से। तो 800 न्यूटन बी के अबाउट कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना होगा? चलो डिस्टेंस डिस्टेंस खेलते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस खेलने के लिए अपने को एंगल का हेल्प लगेगा और डिस्टेंस का हेल्प लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है 6 मीटर है और मैं ये राइट ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला राइट ट्राइंगल ले रहा हूं। ठीक है, मैं ये राइट ट्राइंगल ले रहा हूं, तो उसका हाइपोटेनस 6 मीटर है, अपन का एडजेसेंट साइड चाहिए, तो मैं cos ऑफ 60 ले रहा हूं। मैं cos ऑफ 60 ले रहा हूं, मैं cos ऑफ 60 ले रहा हूं। cos ऑफ 60 क्या होगा? ये डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस। ठीक है, x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है? 6। तो x कितना हो गया? 6 cos 60। ठीक है, तो अब अपन समझ गए कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 6 cos 60, और ये जो डिस्टेंस अपन ने x लिया है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा x cos 60। क्लियर है? तो अपन cos, जिससे एंगल है उसके बाजू का साइड ढूंढेंगे तो cos साइड होगा। तो अपन b के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं 800 का, ये वाला साइड, ये 800 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 800 वर्टिकल है तो उसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल है, 600 वर्टिकल है तो उसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब ये 0.3 n2 वर्टिकल है तो उसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होगा। वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा सर? वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 12 cos 60। अच्छा ये n2, सर ये n2 वर्टिकल है तो उसका परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये n2 हॉरिजॉन्टल है तो उसका परपेंडिकुलर होगा वर्टिकल। तो ये वाला साइन कितना होगा? 12 sin 60। ये n2 हॉरिजॉन्टल है तो उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल होगा। अपन b के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट b। ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट b, समेशन mb इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, समेशन mb वाला ये वाला स्टेप लेने के पहले अपने को n1 n2 की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए ताकि अपने को वापस से दोबारा ना करना पड़े। तो मैं पहले n1 n2 निकालूंगा। समेशन fx इक्वल्स टू 0 करता हूं। समेशन fx इक्वल्स टू 0 प्लस n2 माइनस 0.3 सॉरी माइनस 0.25 n1 इज इक्वल्स टू 0। समेशन fy इक्वल्स टू 0 करता हूं प्लस 0.3 n2 प्लस n1 माइनस 800 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। तो अपने को n2 n1 निकालना है कैलकुलेटर से। चलो कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। इक्वेशन में जाएं, 1 माइनस 0.25 0.3 1 1400। So we got n2 की वैल्यू एज 325। Therefore we got n2 की वैल्यू एज 325.58 न्यूटन। We got n1 की वैल्यू एज 1302। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मोमेंट निकालते हुए, अपने को तो सिर्फ x निकालना है। तो मैं थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ले रहा हूं, समेशन mb इक्वल्स टू 0। समेशन mb इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फोर्स वर्टिकल है तो अपने को ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगेगा, फोर्स वर्टिकल है तो अपने को x cos 60 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगेगा, 0.3 n2 वर्टिकल है तो अपने को 12 cos 60 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगेगा, n2 हॉरिजॉन्टल है तो अपने को 12 sin 60 वर्टिकल डिस्टेंस लगेगा। इज दैट वेरी क्लियर? तो summation mb equals to 0. So 800 is creating a anti-clockwise moment plus 800 into
6 cos 60, ठीक है। 600 is creating an anti-clockwise movement plus 600 into x cos 60, ठीक है। 0.3 n2 is creating a clockwise moment minus 0.3 n2 की वैल्यू कितनी है 325.58, 0.3 n2 into 12 cos 60, ओके। n2 is creating a clockwise moment, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 12 sin 60 माइनस 325.58 into 12 sin 60, सबको जीरो इक्वेट किया और इससे अपने को मिल जाएगा x की वैल्यू। चलो x निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आई है 5.23 मीटर। तो जो 600 न्यूटन का आदमी इस सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है और 5.23 मीटर तक चढ़ेगा, उसके बाद सीढ़ी इस कंडीशन में फिसल जाएगी। इज दैट वेरी क्लियर? तो x की वैल्यू आई है 5.23 मीटर। तो इस तरह से आज अपन ने बहुत ब्रीफली अपन ने इक्विलिब्रियम ऑफ बीम, इक्विलिब्रियम ऑफ वन ब्लॉक, इक्विलिब्रियम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, ठीक है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑफ लैडर, फ्रिक्शन ऑफ वेजेस, फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक, थियरी ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी चीजें डिस्कस की है। आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, साथ साथ में इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करिए, ठीक है। आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आप सारे टॉपिक्स करने जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लिमिटेड टॉपिक्स करिए और अपने आप को इस केटी से क्लियर की तरफ लेकर जाइए। बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।